हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत ही मजे में हो और सेफ हो। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है लाइट। है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, दीज आर द टू फिनोमिनास। तो बेटा इस चैप्टर को बेसिकली शुरू करने से पहले, एकदम से जंप करने से पहले, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत बार पढ़ चुके हो, तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं आज के सेशन में पहले तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपको पूरा पुराना पढ़ा हुआ एग्जैक्टली याद है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो जितनी भी बातें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे एक बार ब्रशअप करवाऊंगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट सेशन से इस चैप्टर को फ्रॉम 10th लेवल शुरू करेंगे। आज का सेशन एकदम बेसिक होने वाला है। आज अपन वही बातें वापस से रिकॉल करने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले। अपन आज सिर्फ वही करने वाले हैं जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? बेटा अगर तू बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा तू वो है ना, स्मार्ट है या फिर क्रिस्प है, जिससे तेरे को रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो कोई देखने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आई होप कि कुछ नया सीखने को तो 110% मिलेगा। ठीक है, तो अपन इसको एज ए रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, जितना तूने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे कि भाई व्हाट इज लाइट। चैप्टर का नाम अगर लाइट है तो अपन ने ये देखा कि भाई लाइट एक्चुअली में कहते किसको है, लाइट एक क्या फिनोमिना है। तो बेटा तुमको याद आना चाहिए, तुमको याद आना चाहिए कि सर लाइट क्या है। अब लाइट एक सोर्स है, जैसे सन है सर। सूरज सर सुबह उगता है तो सब जगह पे रोशनी हो जाती है, रात को ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है ना। बिना लाइट के अपने आजू बाजू, अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तुम एक्चुअली बिना लाइट के देख नहीं सकते। ठीक है ना। अब इसमें से कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर हम देखते तो आंखों से है ना, लाइट का क्या काम है। तो मैंने कहा बावड़े, ये सोच के देख कि अगर लाइट नहीं होगी तो तू देखेगा कैसे। दिन में तो देख लेता है, आंखें तो तेरी दिन में भी काम करती है, तो दिन में सब कुछ दिखाई देता है। बोले हाँ सर दिखाई देता है। अब रात में लाइट बंद करने के बाद वही तो आंखें हैं तेरे पास, पर फिर भी नहीं दिखता। तो मतलब कुछ तो है, देयर इज समथिंग, है ना, जो तेरे को देखने के लिए विजिबिलिटी दे रहा है ना, जो तेरे को देखने के लिए विजिबिलिटी दे रहा है वो कौन है? वो एक्चुअली लाइट है। अभी न्यूटन साहब पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब ये जो बल्ब है ना, तो इनको मस्त दिख रहा है। अब धीरे धीरे क्या है, इस बल्ब की इंटेंसिटी घटती जा रही है ना, तो डिम होता जा रहा है। तो न्यूटन साहब की जिंदगी में अंधेरा छा गया। ठीक है ना, तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई लाइट एक ऐसा ब्यूटीफुल सोर्स है जिससे आप चीजों को देख सकते हो अपने आजू बाजू। आ रही है क्या बात समझ में? सर कैसे दिखाई देता है चीजों को? मैं कहा देख, जैसे कि लाइट है ना, लाइट क्या करता है, अपने आजू बाजू जितने भी सामान है ना, उन पे अपनी रोशनी फेंकता है। वो रोशनी उन पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद तेरी आंखों में जाती है, तब तेरे को दिखाई देता है कि यस इट इज समथिंग। अगर लाइट नहीं होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेस तेरी आंखों में नहीं आएगी, और आंखों में नहीं आएगी तो तुझे दिखाई नहीं देगा। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? हाँ के ना। तो बेटा लाइट का ये फिनोमेना समझ में आया कि भाई लाइट तुमको देखने में काम लगता है। लाइट एक्चुअली में तुमको चीजें आजू बाजू देखने में, एक्सप्लोर करने में काम लगता है। हाँ के ना, लाइट खुद तो इनविजिबल है पर तुम्हें चीजें दिखाती है। हाँ के ना, बिना लाइट के आजू बाजू सब बंद है, कंप्लीट टोटल डार्कनेस। आई बात समझ में? तो बेटा अपन इन्हीं फिनोमिना को, फिजिक्स में एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स नाम सुना होगा तूने शायद कभी, है ना। ऑप्टिशियन या फिर चश्मे बनाने वाले, वहां पे कई दफा तूने शायद नहीं भी सुना हो, है ना। नहीं सुना तो रिकॉल करने की ट्राई कर कि तूने शायद कहीं देखा हो। तो ऑप्टिक्स बेटा क्या है, ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है कि जो लाइट एनर्जी के साथ, जो लाइट एनर्जी के साथ डील करेगा। ठीक है ना। अपने को बेसिकली ऑप्टिक्स पूरा नहीं पढ़ना, अपने को बेसिकली 10th लेवल पे ऑप्टिक्स पूरा नहीं पढ़ना। अपने को ऑप्टिक्स का भी एक ही पार्ट पढ़ना है जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर एक पार्ट है जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स भला किस भला का नाम है भाई? रे ऑप्टिक्स बेटा इस चिड़िया का नाम है कि हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी लाइट रेज है ना, सन रेज है, जो लाइट की रेज आ रही है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी, है ना, ऐसे उड़ते फुड़ते नहीं जाएगी। ठीक है, वैसे कहने को तो ये प्रॉपरली सही नहीं है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि आगे जाके अब तुम लोग जब 12th स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे तब तुम वेव नेचर के बारे में भी पढ़ोगे। पर फ्रॉम 10th लेवल अभी अपन को इसका कोई काम नहीं है। 10th लेवल पे अभी तक अपने को सिर्फ ये चीज पढ़ना है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। आगे बात समझ में? ठीक है। अब हम क्या करने वाले बेटा, अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज तुम्हें पढ़ाऊंगा,
है ना, हम वो टर्मिनोलॉजीज के नाम को रिकॉल करेंगे क्योंकि वो नाम इस थ्रू आउट चैप्टर में बहुत बार यूज होगा। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार ये सर क्या बोल के जा रहे हैं, ये रे, बीम, ल्यूमिनस सोर्स, ये सब कैसे कैसे नाम ले रहे हैं सर, है ना। तो बेटा वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ, इसलिए इसीलिए तो ये आज का ये सेशन है कि भाई अपने ने सारे पुराने पाप इसमें धो लो आज। टाइम लगेगा, थोड़ा पोसाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना पूरा रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो 10th की एकदम मस्त वाली फाउंडेशन अपन रख सकते हैं। गॉट इट। तो अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बेटा वो है रे एंड बीम। चैप्टर की नींव है रे एंड बीम। भाई रे क्या होता है, भाई रे तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, जो कि लाइट को डायरेक्शन देती है कि भाई लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है। आ रही क्या बात है, लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है उसको रे बोलते हैं। तो रे को हमेशा एक एरो से दिखाते हैं, रे को हमेशा एरो से दिखाते हैं। इस पूरे चैप्टर में तुम रे 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 ही पढ़ने वाले हो। तभी पीछे देखा था रे ऑप्टिक्स, है ना, हम लोग लाइन डायग्राम से ही बात करने वाले हैं पूरी इसकी। अब सेकंड जो चीज है बेटा वो है बीम। बीम क्या होता है, अगर बहुत सारी रेज को, है ना, मैं से क्लस्टर क्लस्टर करो, जैसे ये टॉर्च है, टॉर्च में से बहुत सारी रेज निकल रही है, तो ये इस रेज के बंडल को कहा जाता है बीम, है ना, इस रेज के बंडल को कहा जाता है बीम। अब इसमें से अगर ये एक एरो दिखाएं तो इसको रे बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, रे क्लियर हुआ, बीम क्लियर हुआ, हाँ कि ना। अब बेटा बीम की कुछ टाइप्स है, बीम के कुछ टाइप्स है, यार बीम भी कितने तरीके की है भाई सर, बीम है अपने पास 3 तरीके की बीम है अपने पास। पहली है पैरेलल बीम, दूसरी है कन्वर्जेंट बीम, तीसरी है डाइवर्जेंट बीम। आगे बात समझे, 3 तरीके की बीम है अपने पास, है ना। तो भाई पैरेलल बीम कैसी होती है, जैसे देखो तो यहाँ पे टॉर्च में दिखाई दे रही है, जो बाजू में डायग्राम है इसमें देखो दिखाई दे रही है ना, कि भाई इनको बोला जाता है पैरेलल बीम। पैरेलल का तो मतलब बेटा सब लोग जानते हो कि भाई दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, हाँ कि ना। अब ये जो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट क्या होता है बेटा, कि लाइट बहुत दूर से ऐसे आ रही है और ऐसे आके मिल रही है, कन्वर्ज, इसको कन्वर्जन बोलते हैं। एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, इसको कन्वर्जन बोलते हैं। आई बात समझ में, हाँ कि ना। और इसके बाद है बेटा डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट का मतलब होता है किसी सोर्स से जाके दूर जाना। आ गई बात समझ में, हाँ कि ना। तुमने देखा होगा, कई दफा तुमने देखा होगा कि भाई घर पे तुम अगर बल्ब चालू करते हो या ट्यूबलाइट चालू करते हो, है ना, तो पूरे कमरे को उजाला कर देता है, यानी वो हर डायरेक्शन में अपनी रेज फेंक रहा है। तो ये कैसी रेज है ना, ये डाइवर्ज हो रही है, अपनी जगह से दूर 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 जा रही है। आ रही है बात समझ में, हाँ, इनको बोलते हैं बेटा डाइवर्जेंट बीम। बात आगे समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा, ये बेटा 3 टाइप की बीम है, ये तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो कॉपी में इफ यू वांट, है ना। इसमें खास नोट है, एक छोटा सा नोट है इसके अंदर। नोट क्या है भाई साहब, कि अगर किसी सोर्स से तुमने लाइट को एमिट करा है तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ये हम चैप्टर में शुरुआत में मान के चले हैं, है ना, कि लाइट हमेशा किस में चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। और इस स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करने वाली लाइट को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इसका नाम है बेसिकली, है ना। बस दिमाग में रखना कि हाँ चले, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। कि तुमने शायद 9th में पढ़ा होगा, जब तुमने मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना। आगे बात समझ में पहुंचा, चलो। अब अगली टर्मिनोलॉजी ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट किस बला का नाम है, कि भाई कोई भी आइटम, है ना, जो कि लाइट रेज को आगे प्रोजेक्ट करता है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब कोई भी लाइट का सोर्स ऑब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे कि भाई ये पेन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हाँ सर मैं ऑब्जेक्ट हूँ। चश्मा ऑब्जेक्ट है, वॉच ऑब्जेक्ट है, मोबाइल ऑब्जेक्ट है, सन लाइट देता है ऑब्जेक्ट है, कैंडल ऑब्जेक्ट है, कुछ भी तुम्हारे आजू बाजू सब ऑब्जेक्ट है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। बोल मेरी बात क्लियर है, सब कुछ, क्योंकि हर कहीं से लाइट निकल के आ रही है, एनी सोर्स ऑफ लाइट, जहां से भी लाइट निकल के आती है उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और बेसिकली बेटा रे ऑप्टिक्स में अपने ने बेसिकली रे ऑप्टिक्स में अपने ने ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया है 2 टर्म, मतलब 2 विंडो में किया है। उसमें से पहली विंडो है जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया बहुत ही छोटा, एकदम इतू सा। जैसे कि एग्जांपल दें तो चलिए, ये दिखाई दे रहा है पेन, ये जो पेन की जो निब है ना, इतना छोटा सा, इतना छोटा, इनको कहा जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है, आगे ना। दूसरा है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड मतलब जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ये सेल फोन बड़ा है ना, ये पेन बड़ा है, एनीथिंग, कोई भी कुछ भी उठा लो,
कुछ भी उठा लो। आगे बात समझ में? किसी प्रकार की दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलो। अब ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सोर्स ऑफ लाइट। तो भाई नाम से मालूम चलता है कि सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या हो सकता है कि भाई लाइट कहां से आ रही है ना? एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज एमिटेड, किसी भी आइटम से जहां से लाइट एमिट हो रही है उसे कहा जाएगा सोर्स ऑफ लाइट। तो भाई सोर्स ऑफ लाइट ये भी बेसिकली दो तरीके के हैं, एक है ल्यूमिनस, एक है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है ना? तो भाई ल्यूमिनस किसको बोलते हैं अपने लोग? तो भाई ल्यूमिनस है कि भाई ये वो सोर्सेज है जो लोग खुद लाइट एमिट करते हैं, है ना? जैसे कि तुम ये मान लो सन है, खुद की लाइट को एमिट करता है, खुद लाइट देता है। सन हो गया, बल्ब हो गया, कैंप फायर हो गया, फायर फ्लाई हो गया, ये सब कैसे लोग हैं जो खुद अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं। और नॉन ल्यूमिनस कैसे होते हैं कि भाई जो खुद लाइट एमिट नहीं करते, जो खुद लाइट एनर्जी को जनरेट नहीं करते, जो खुद लाइट एनर्जी को जनरेट नहीं करते, वो सोर्स को यूज करते हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। आई बात समझ में, है ना? तो भाई ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? जो खुद लाइट एमिट करते हो। और नॉन ल्यूमिनस किसको बोलेंगे? कि भाई जो एक्चुअली खुद लाइट जनरेट नहीं करते हैं बट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये नॉन ल्यूमिनस है, ये भाई ऊपर से लाइट आई, इस लाइट ने इसने बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? इसने बाकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट है ना? मून्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, टेबल वगैरह, कुर्सी, कुछ भी ले लो, ये सारे कैसे हैं? नॉन ल्यूमिनस। नाम याद रखना, ठीक है? तो भाई अब ल्यूमिनस को बेटा दो सब कैटेगरीज में तोड़ दिया, और बाद में आगे जाके एक स्पेशल कैटेगरी और है। तो भाई ल्यूमिनस को किसमें तोड़ा? हॉट एंड कोल्ड में। ये एसओएल का मतलब सोर्स ऑफ लाइट, शॉर्ट फॉर्म यूज किया, हॉट एंड कोल्ड। तो भाई हॉट तो नाम से मालूम चलता है कि सर समथिंग इज वेरी हॉट, यू आर वेरी, है ना? ऐसा करते हैं हॉट और कोल्ड। तो भाई दो चीजें। अब हॉट का मतलब क्या होता है? हॉट का मतलब ये है कि बेटा कि भाई ऐसे सोर्स ऑफ लाइट, एसओएल, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जो भाई लाइट तो एमिट करते हैं पर साथ साथ में गर्मी भी देते हैं। सर म्हणजे मैंने कहा जैसे कि सन को ले ले, सन अपने अंदर से लाइट एमिट करता है, डेफिनेटली करता है, अक्सर करता है। क्या सन गर्मी भी देता है, हीट भी देता है? हाँ सर, हीट देता है। आई बात समझ में? कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? अपने घर का एग्जांपल ले तो कैंडल, कैंडल को जलाओ, कमरे में रोशनी हो जाएगी, बिल्कुल सर हो जाएगी। अच्छा अब कैंडल को छू के देख, सर गर्म होती है? हाँ गर्म है। गर्मी दे रही है? हाँ गर्मी दे रही है। आई बात समझ में? हाँ क्या ना, बल्ब है, रोशनी तो देगा, रोशनी के साथ साथ गर्मी भी देगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे को बोलते हैं हॉट सोर्सेज। और कोल्ड सोर्सेज मतलब ठंडे, लाइक कूल 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 पर्सन, है ना? मतलब वो लाइट तो देंगे पर गर्मी नहीं देंगे। जैसे कि आजकल ट्यूबलाइट वगैरह आ गई है अपने यहाँ पे, ऐसी ट्यूबलाइट आ गई इनको तुम छू सकते हो, गर्मी महसूस नहीं होगी। पुराने जमाने में आते थे एकदम हैवी टाइप्स ऑफ बल्ब, सारा तुम हाथ से नहीं छू सकते उनको, है ना? और दूसरा सबसे नेचुरल है, जो नेचुरल कोल्ड सोर्स है, वो है फायर फ्लाई, जुगनू। देखा है जुगनू को कभी? नहीं देखा तो यहाँ देख लो, ये जुगनू है, ये जलता है, प्रॉपर रिसोर्स है इसके पास। और खुद सोच के देखना कि नेचुरल ऐसे कौन से सोर्सेज है जहां से निकलता है, ठीक है? तो भाई कोल्ड एंड इसमें समझ में आ गया। अब एक सोर्स और है, इसको बोलते हैं इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ लाइट। इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ लाइट मतलब ये सिर्फ तभी लाइट देंगे, ये ऐसे सोर्सेज है कि जो तभी लाइट देंगे जब इनको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए। मैं कहा सर कैसे? मैं कहा जो बल्ब आते थे ना बेटा, अभी तो चलो बहुत अलग वैरायटी के बल्ब आ गए, पहले ऐसे बल्ब आते थे, आज भी मिलते हैं मार्केट में, उनके अंदर एक फिलामेंट, जैसे यहाँ दिख रहा है तेरे को, ये फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर। अब ये बल्ब मोस्टली गाँव में देखने को मिलता है। अब जो ये बल्ब है, इसको जैसे तू लाइट चालू करता है ना, तो ये अपने अंदर एनर्जी पैदा करता है, इसको ये हाई टेम्परेचर पैदा करता है। जैसे जैसे अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट और फैलाएगा। तुमने कई बार देखा होगा, नोटिस भी किया होगा कि भाई हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज होने का मतलब अभी जो अंदर का जो फिलामेंट है, इसके अंदर जो ऐसी प्रॉपर्टी है जो लाइट इस आइटम को हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहा है, वो खराब हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं साला बल्ब फ्यूज हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? यानी ऐसे सोर्सेज जो हाई टेम्परेचर पे हीट होने के बाद ही लाइट देते हैं। दूसरा कोई एग्जांपल, जैसे कि तुम मान लो बर्निंग ऑफ कोल, कोल को हाथ में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, फिर जब उसको जलाओगे, है ना, वो गर्म होगा, बहुत गर्म होगा, उसके बाद तुमको लाइट देगा।
आई बात समझ में? तो भाई ये सारे सोर्सेज है, ये इनका नाम है इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। अब अगली टर्मिनोलॉजी मीडियम, कि भाई मीडियम क्या है? भाई मीडियम ये है कि भाई ये कुछ इस प्रकार के सब्सटेंस है जहां से लाइट प्रोपोगेट करती है, जहां से लाइट पास होती है। जैसे कि तुम भी तुम्हारे गली मोहल्लों से पास होते हो, है ना, इस रोड से पास हो गए, उस रोड से चले गए, यहाँ से चले गए, वहां से चले गए। वैसे ही लाइट है, लाइट कहाँ से पास होती है? लाइट जहां से पास होती है भाई साहब, उसको मीडियम बोलते हैं, है ना। जैसे कि मेरे आजू बाजू क्या है? एयर, एयर इज अ मीडियम। समझ में आ रही बात? एयर इज अ मीडियम। जी हाँ। अब मीडियम को बेसिकली तीन टाइप में क्लासिफाई किया है। नाम से तुमको पता ही होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। लिखा हुआ पड़ा ही है, अपने को समझ के देखते हैं कि लिखा क्या है। जैसे कि ये कैंडल है, अब मेरे को लाइट एनर्जी, मेरे को लाइट दिखाई दे रही है, अगर मैं इसके सामने ये ग्लास रख दूं फिर भी मेरे को प्रॉपर सब कुछ दिखाई दे रहा है। लाइट रेज मेरे को दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कैसा सब्सटेंस है, ये कैसा मटेरियल है, कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ दिखाई दे रहा है मेरे को। पर अगर मैं इस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हटा के इसकी जगह पे मैं ग्रीस पेपर लगा दूं या फिर ऑयल पेपर लगा दूं, तो मेरे को थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। यानी सारी की सारी लाइट रेज मेरे तक नहीं आएगी, कुछ अटक जाएगी, ये कुछ अंदर रख लेगा। इसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। अब इसी की जगह पे हटा के मैं वुड, लकड़ा लगा दूं, क्या लगा दूं मैं? लकड़ा लगा दूं, तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे मीडियम को बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेज इसको पार करके नहीं आ पा रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ओपेक मीडियम। ऐसे मीडियम को बोला जाता है ओपेक मीडियम। तो कुल तीन तरह के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे ना। अब भाई मीडियम से रिलेटेड कुछ फिनोमिना है लाइट के, मीडियम से रिलेटेड कुछ फिनोमिना है लाइट के। तो भाई अपने को बेसिकली तीन फिनोमिना पता होने चाहिए, और इस चैप्टर में तो अपन को सिर्फ दो ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहला फिनोमिना कौन सा है? रिफ्लेक्शन। अगला है रिफ्रैक्शन। तीसरा है अब्जॉर्प्शन, है ना। रिफ्लेक्शन का सबसे बढ़िया नमूना दूं मैं तुम्हें, तो बेटा क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि स्कूल में सुबह सुबह बैठे हैं, सूरज दादाजी ऊपर आ रहे हैं, और हम लोग मस्ती लेने के लिए, मैं तो करता था, तुम्हारा पता नहीं, हम लोग मस्ती लेने के लिए क्या करते थे? हम लोग मस्ती लेने के लिए क्या करते थे कि ये ऐसे घड़ी नहीं है, तो इसमें ना वो लाइट रे जैसे देखते थे, तुमको दिखाई दे रहा होगा शायद, तुमको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब हम लोग सोर्स की तरफ से, सूरज की तरफ से रेज इस पे गिरती थी, इस पे गिर के हम लोग सामने प्रोजेक्ट करवाते थे। क्या था कुछ? इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी जो लाइट इस पे गिर रही है, आके टकरा के आगे जा रही है। हम किसी को परेशान करते, आंखों में डालते थे, समथिंग लाइक दैट। कुछ कुछ याद आ रहा है? उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। कि मतलब जैसे कि कोई प्लेन सरफेस है, लाइट आएगी, स्मूथ सरफेस से टकराएगी और चली जाएगी आके ना। आई बात, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है कि भाई लाइट आई और दूसरे मीडियम में चली गई, लाइट आई और दूसरे मीडियम में चली गई, है ना। ये फिनोमेना अच्छे से समझेंगे, तुमको रिफ्रैक्शन यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पूरा चैप्टर ही वही है बेटा, आगे जाके तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन अपने किसी काम का नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं इसके बारे में, बट अगर जानना हो कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ये तुमने फील किया होगा जब गर्मी का मौसम है ना, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और तुम्हारे घर पे मान लो कोई कांच की विंडो है, तो बेटा कांच की विंडो को छू के देखना, विंडो दोपहर में गर्म हो जाती है, क्योंकि वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है कुछ लाइट को। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं बेसिकली। यानी अपने सरफेस पे वो कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है और बाकी को अंदर आने देता है ना। किया ना, कांच की खिड़की होती है, अगर बंद हो तो धूप कम लगती है ना, अगर खोल दो तो धूप लग जाती है एकदम। समझ रहे हो? तो भाई इसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आगे बढ़ जाए। अब भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थोड़ा सा शुरू करते हैं, बेसिक डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? कि भाई एक लाइट का बीम आएगा, जैसे कि ये एक लाइट का बीम आएगा, आया, टकराया, गया, आया, टकराया और गया, ठीक है ना। एकदम पॉलिश सरफेस होना चाहिए, तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो भाई इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो रे आई सोर्स से जो चल के आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद जो गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और भाई मिरर जो प्लेन पॉलिश सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर का नाम होता है नॉर्मल। नॉर्मल एक वर्ड है, अपन यूज करते हैं, है ना। नॉर्मल क्या होता है कि भाई कोई भी प्लेन है, कोई भी प्लेन है, उस प्लेन से एक परपेंडिकुलर को क्या नाम दिया जाएगा? नॉर्मल। कोई दिक्कत? इसको एनिमेशन से समझते हैं भाई।
है। एनिमेशन क्या कहता है भाई, देखो लाइट आई, सोर्स से लाइट आई, टकराई, चला गया, दिखाई दिया, बस। दिस इज व्हाट, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ROL, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़े हुए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स है जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि टर्म्स क्या है, सबसे पहला इंसिडेंट रे, मतलब कोई सोर्स से लाइट आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। ये मिरर पे जहां पे टकराया, जहां पे टकराया, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, इसको, इस रे का नाम है रिफ्लेक्टेड रे। आई बात समझ में, है ना। अब बेटा इसमें अनदर थिंग इज कि भाई एक वस्तु है नॉर्मल, नॉर्मल अभी बता चुका हूँ भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल। एक चीज है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल्स के बीच में बनने वाला एंगल, इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक और टर्म है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला है। आई बात समझ में, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। ये सब टर्मिनोलॉजी है, ये सब टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। आई होप तुम्हें पता है, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ के ना। तो अगर किसी को नोट कॉपी में नोट करना है तो वो ये डायग्राम नोट कर ले, है ना, वही डायग्राम है, और इनके दिए गए मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिख दी है, तो हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, है ना। तुम लोग को अगर रेफर करना हो तुम रेफर भी कर सकते हो, ठीक है, कर लिया, आगे बढ़ जाए, चलो। अब बेटा अपने पास मेनली दो टाइप के रिफ्लेक्शन है, अपने पास मेनली दो टाइप के रिफ्लेक्शन है, जिस पहला नाम है जिसका रेगुलर रिफ्लेक्शन, या तो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना अपने को, है ना, ये डिफरेंस तुमको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है ना, 10th पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी, है ना। ऑल्दो तुम लोग पढ़ चुके हो बट फिर भी ये चीज, ये फिनोमिना तुमको याद रखना है ना। एक है रेगुलर, दूसरा है इरेगुलर, ठीक है ना। अब होता क्या है वो भी देख लेते हैं, है ना। मैंने कौन से दो दो नाम लिए कि भाई, हाँ, रेगुलर एंड इरेगुलर, ऑसम। अब रेगुलर क्या होता है, बहुत ही बढ़िया, कुछ नहीं सर, एक स्मूथ पॉलिश सरफेस लो, एक बीम को उस पर इंसिडेंट कराइए, अगर वो पूरा पॉलिश है तो जैसे आएगा वैसे ही जाएगा। आई बात समझ में। इरेगुलर क्या होता है कि जो सरफेस होता है वो पॉलिश नहीं, रफ होता है, तो भाई बीम तो आएगी पर यहाँ पे आबड़ खाबड़ चली जाएगी, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में, यस और नो, हाँ के ना, है ना। मतलब ये बात समझ में, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, अगर कोई पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, उसके ऊपर बीम आएगी तो जैसे आएगी एज इट इज चली जाएगी। इरेगुलर में क्या होगा, ये रफ सरफेस है तो आएगी और यहाँ से कहीं भी जा सकती है, जैसे कि अपने रूम की दीवारें हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो क्योंकि ये इरेगुलर सरफेस है तो हर जगह पे लाइट डिफ्यूज होगी, तो तुमको पूरे कमरे में दिखाई देगा, है ना। सोच के देखना, अगर कोई कांच का कमरा हो, अगर तुम सीधा एक कांच पे, एक कांच का कमरा नहीं, एक कांच हो तुम्हारे सामने और आजू बाजू अंधेरा हो, सोर्स से अगर तुम लाइट फेंको, सोर्स से अगर तुम लाइट फेंको, तो भाई टकरा के सिर्फ उतनी दूरी में ही आ जाएगा, पूरा कमरा एनलाइटन वो नहीं करेगा। पर यही काम अगर तुम किसी दीवार पे करो, यानी एक रूम बना हुआ है जिन सब दीवारें दीवारें, अब तुम लाइट चालू करो, लाइट हर दीवार पे टकरा टकरा के अलग अलग तरीके से डिफ्यूज हो जाएगी, हर जगह फैल जाएगी, तो लाइट बेटर होगी। दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। डिफरेंस लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, है ना। इस तरीके का समझा मैं चुका हूँ, है ना, एक बार तुम लोग अपने हिसाब से रेफर कर लेना, ठीक है ना। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये तो एकदम सिंपल है, तो हम पढ़ भी चुके हैं, दो लॉ आते हैं, ठीक है ना। पहला लॉ क्या है कि भाई साहब, अब नॉर्मल है यहाँ पे, तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। और दूसरा लॉ क्या है कि भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, कौन कौन, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये अपना नॉर्मल, ये सब, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दोबारा से दोनों लॉ रिपीट कर देता हूं। पहला लॉ क्या है कि भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
हमेशा बराबर होता है। आई बात समझ में? हाँ के ना? दूसरा लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन तो समझ में आता है ना? हमने कभी प्लेन देखा है तुम लोगों ने? वो उड़ने वाला प्लेन नहीं है ना, मैथमेटिकल प्लेन देखा है क्या? प्लेन क्या होता है? ऐसा रेक्टेंगुलर सरफेस होता है जो इनफाइनाइटली फैला हुआ होता है। नहीं देखा? तू तो ये मान के चल कि पेपर मान ले कोई भी, है ना, पेपर मान ले तू तो कोई भी, तेरे सामने जो स्क्रीन है ना, इसको एक प्लेन समझ ले। इसको एक प्लेन समझ, जैसे मेरे पीछे की जो दीवार है उसको प्लेन समझ ले, उसका नाम प्लेन है। उसको मैथमेटिक्स की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में प्लेन बोलते हैं। आके ना, अब ये जो डायग्राम तेरे को दिख रहा है, ये जो डायग्राम तेरे को दिख रहा है, इसमें इंसिडेंट रे भी इसी दीवार पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी दीवार पे है, नॉर्मल भी इसी दीवार पे है। तो भाई इसको, इस बात को कहा जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है। आई बात समझ में? ये दो लॉ है, याद रखने। आगे बढ़ जाए, चलो। लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो, है ना? अब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ऐसा नहीं है कि केवल फ्लैट सरफेस के लिए वैलिड हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेस के लिए भी वैलिड है। स्मूथ कर्व्ड सरफेस हुआ तो भी वैलिड है। अगर टकराएगा तो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहेगा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम लगेगा ये वाला लॉ, ध्यान रहेगा अपने को। आगे चले, पक्का पक्का। चलो, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ना, नेक्स्ट बात है इसके अंदर, वो है इमेज। कैसे, तुमने नाम भी सुना होगा, इमेज विमेज कुछ होता है। तो इमेज को तो ऐसे सोच कि किसको इमेज कहते हैं? सुबह सुबह उठ के, सुबह सुबह उठ के हम लोग, हमारी आदत क्या रहती है? अब आजकल तो मोबाइल मचकाते हैं, है ना? हम लोग क्या करते थे सुबह सुबह, जब हम छोटे थे, हमको एक तो जबरदस्ती उठाया जाता था, ठीक है? जबरदस्ती साला उठाने के बाद फिर हम उनको नहाने भेज देते थे। फिर साला आके कपड़े पहनो, बाल बनाओ, स्कूल जाओ, ये काम रहता था। तो सुबह सुबह हम लोग क्या करते थे, सबसे बेस्ट टाइम लगता था बाल बनाने वाला। मस्त खुद को देखते थे ऐसे, सामने क्या दिख रहा है मेरे को, सामने क्या दिख रहा है मुझे? सामने मुझे इमेज दिखाई दे रही है, मेरी इमेज दिखाई दे रही है मेरे को सामने, दैट इज इमेज। उसका नाम है इमेज। मैं कौन हूँ? ऑब्जेक्ट। अभी तो पता है जहां से लाइट निकलती है तुम कौन हो? ऑब्जेक्ट हो। तुम कौन हो? ऑब्जेक्ट हो। तुम्हारे सामने क्या है? एक मिरर है। तुम्हारे सामने क्या है? एक मिरर है। और मिरर के उस तरफ, मिरर के पीछे क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। आई बात समझ में? तो बेटा इमेज दो तरीके की होती है, एक रियल और एक वर्चुअल। एक रियल और एक वर्चुअल। इतनी बात समझ में आई? हाँ के ना? अगर मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरे से, मेरे हर जगह से, मेरी आंखों से, नाक से, मुंह से, नाक, हाथ से, सब जगह से लाइट रेज निकलेगी। अभी निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है ना? पर तुमको ये चीज फील होनी चाहिए कि लाइट रेज निकलने का मतलब क्या हुआ, कि मैं ऊपर से लाइट रेज मेरे मेरे शरीर पे आ रही है, मेरे शरीर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो तुमको मेरी पूरी बॉडी दिखाई दे रही है। समझो इस बात को, गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, लाइट आई, मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया, सामने कौन है? एक कांच है। अब भी जाके देख सकते हो तुम लोग, अभी जाके देख सकते हो तुम लोग, सामने तुम्हें क्या दिखाई देगा? सामने तुमको इमेज दिखाई देगी। अब ये फिजिक्स में इमेज दो तरीके की होती है, एक रियल और एक वर्चुअल। रियल का मतलब तुम समझते ही हो, रियल क्या होता है? रियल होता है। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, है ना? ये दो तरह की इमेज पॉसिबल है, ये दो तरह की इमेज पॉसिबल है। अब रियल इमेज क्या होता है सर? इस पूरे चैप्टर में मैं अभी तो बहुत कम बताऊंगा, पर इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट, जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कर रहे हैं अपन। इमेज, अच्छा इसको भी इमेज, ये भी इमेज, अच्छा इन सबको इमेज कहते हैं। बेसिक छोटी सी बात जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी है, वो तो यही पढ़ी होगी कि रियल इमेज क्या है, कि जिनको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके। मैं कहा मंजिल सर क्या, कौन सी? मैं कहा बेस्ट एग्जांपल ले ले, सिनेमा स्क्रीन। छोटा सा वो ऊपर वो होता है प्रोजेक्शन, वहां से छू ऐसे आती है, पूरा डाइवर्ट हो जाता है, तो सामने क्या दिखाई देता है? पिक्चर तुमको बड़ी दिखाई देती है भाई। दैट इज व्हाट, दैट इज रियल इमेज, जो स्क्रीन पे मिल सके। आई बात समझ में? वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो स्क्रीन पे ना मिल सके। कभी जीवन में तुम्हें स्क्रीन पे नहीं मिलेगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब काल्पनिक इमेज, है ना? तुम जो सामने शीशे में खुद को देखते हो, वो क्या है? वो एक वर्चुअल इमेज है। वो क्या है? एक, वो रियल इमेज नहीं है। अरे तुम रियल हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी इमेज भी रियल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इस डिफरेंस को समझना। तुम तो सर मैं तो रियल, मेरे को सामने दिख रहा है, मेरे को सामने दिख रहा है,
मैं क्या हलवा दिख रहा है तेरे को, उठा अपना राइट हैंड, वो साला इमेज लेफ्ट हैंड उठाएगी, रियल कैसे हुई वो, सोच के देख। आ रही ना बात समझ में? अभी जैसे कई बहुत बड़े बड़े किले होते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप्स के मिरर होते हैं, तो कई मिरर में तू देखेगा कि अचानक से इंसान से मोटा हो जाता है, कई में पतला हो जाता है, कई में उल्टा हो जाता है। तो ये सब रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। तुम असल में वैसे हो क्या? दैट इज ऑल इमेज एंड दैट इज ऑल वर्चुअल थिंग। वो सब क्या है? वर्चुअल है। धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, थ्रू आउट जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है ना? फिलहाल इतना समझ में आ गया। जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सके वो है रियल इमेज, जो स्क्रीन पे ना कर सके वो है वर्चुअल इमेज। बेस्ट एग्जांपल दे दिया, सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन पे जो डिप्लॉय होता है वो दैट इज रियल इमेज, और जो तुम कांच में देखते हो अपने आप को दैट इज व्हाट? वर्चुअल इमेज। ठीक है? अब थोड़ा सा मिरर के बारे में चर्चा करते हैं, है ना? फिलहाल अपन प्लेन मिरर के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि आप लोग शायद थोड़ा सा पढ़ चुके हो। ठीक है? अब मिरर क्या होता है? तो मिरर होता है एक बहुत ही हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है, एकदम चमका देते हैं उसको, एकदम स्मूथ हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसको मिरर बोलते हैं। आगे ना, मिरर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कांच मिरर है ना? कई कई जगह पे तुम लोगों ने देखा होगा एकदम शांत पानी है, तुम उसमें अपनी शक्ल देख सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी एक्टेड एज अ मिरर। कई दफा कई जगह पे देखा होगा कि जो सिल्वर होता है उसको इतना पॉलिश कर देते हैं कि तुम उसमें अपनी शक्ल देख सकते हो। मेरे को एक्चुअली सिटी का नाम तो याद नहीं आ रहा, बट दे लिटरली यूज एकदम हाईली पॉलिश्ड सिल्वर एज अ मिरर। मतलब से कांच, लिटरली वो लोग कांच बनाते हैं, उसमें मिरर जैसा कुछ नहीं होता। वो लोग सिल्वर को इतना जबरदस्त पॉलिश करते हैं कि तुम अपनी शक्ल देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो मिरर। आई बात समझे? कोई भी हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मिरर बोला जाएगा। अब जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो मिरर देखते हैं वो किससे बना होता है? भाई साहब, होता तो वो ग्लास ही है, पर ग्लास के पीछे एक सिल्वर का कोटिंग करते हैं। ग्लास के पीछे एक सिल्वर का कोटिंग करते हैं। नहीं देखा हो तो अपने घर में जाके देखना, कहीं मिले तो, कहीं ग्लास का टुकड़ा, कहीं मिरर का टुकड़ा तुम्हें दिखाई दे तो पीछे देखना एक सिल्वर की कोटिंग होती है, और उस सिल्वर की कोटिंग को बचाने के लिए एक रेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं, ताकि वो ऐसे निकले नहीं आसानी से, सरफेस बना रहे। तुम्हारे पास अगर कोई मिरर का टुकड़ा हो, पीछे से उसको स्क्रैच करके देखना। तुम जितना जितना पार्ट तुम निकाल लोगे ना और फिर मिरर में देखना, अभी तुमको पीछे का इमेज भी दिखाई, पीछे का पार्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आई बात समझे? मिरर कैसे बनता है? होता तो ग्लास ही है। ग्लास के एक सरफेस पे क्या करते हैं? सिल्वर लगा देते हैं, है ना? शाइनिंग सिल्वर पेंट लगाते हैं, और इस शाइनिंग को बरकरार रखने के लिए, हम लोग इसको प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं। किससे? रेड ऑक्साइड से। इस तरीके से बनता है। अपन यूजुअली किसकी बात करने वाले हैं? अपन यूजुअली प्लेन मिरर की बात करने वाले हैं, है ना? प्लेन मिरर शुरुआत में। तो प्लेन मिरर क्या है? एक हाईली पॉलिश सरफेस ले लो, जो कि फ्लैट लेना, फ्लैट, जैसे कि ये, है ना? बंद हो जा भाई, है ना? ये देखो, ये तुमको ये दिखाई दे रहा है, ये दिस इज व्हाट, ये जो व्हाइट स्पॉट, ये मेरे घर की लाइट है, तुमको यहाँ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसने इसने इस पर रिफ्लेक्ट किया और ये अब तुमको दिखाई दे रही है ना? तो भाई ये क्या है? ये एक मिरर का काम कर रहा है, हाईली पॉलिश सरफेस, ऊपर ग्लास लगाया मैंने, दिखाई दे रहा है। आगे ना, अब इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ये तुमको पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है भाई इसकी? कि जैसे कि तुमको ये दिख रहा है, दूध का बॉटल मान लो, है ना? अब ये मिरर है और यहाँ पे दूध का बॉटल रखा हुआ है, ठीक है? तो भाई दूध के बॉटल, ये तो इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये मिरर और ये दूध का बॉटल, है ना? यहाँ पे नीचे देख, इमेज पे देख, ये जो जितना डिस्टेंस यहाँ पे है ना, अब ये इमेज मिरर के उस तरफ इमेज बनेगी। तो भाई जिधर इमेज बनेगी वो डिस्टेंस और तुम्हारा डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अगर ये बात तुमको समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो पटाख से पॉज कर और अपने मिरर के बाजू में जाके खड़ा हो जा। तू ऑब्जर्व करेगा कि तू यहाँ से जितना मिरर से दूर है उतना ही तेरी इमेज तेरे मिरर से दूर है। देख लेना जाके, है ना? यानी भाई मैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिरर और इमेज यहाँ पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी और इमेज की मिरर से दूरी हमेशा सेम रहेगी, ऑलवेज सेम रहेगी। इसको ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं। तुम लोग को अगर 9th स्टैंडर्ड में ट्राइंगल्स आता है
तो तुम आराम से इसको प्रूफ कर सकते हो, है ना। तो प्रूफ अपने को काम करनी है, अब थोड़ा सा लॉजिक चला ले यार, आराम से हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या जो मैं बोला वो समझ में आया? हाँ के ना, समझ में आ गया ना। यानी तू मिरर से जितना दूर तू खड़ा है, तेरी इमेज भी मिरर से उतना ही दूर पे है। करके देख, जाके देख लेना, फीलिंग आ गई थोड़ी थोड़ी। हाँ के ना, आगे बढ़ जाए, इसको दिमाग में रखना, इस पॉइंट को। चलो, अब एक और चीज है कि भाई लेटरल इन्वर्जन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर थोड़ा सा क्या है, वो है, नटखट है, नॉटी है ना। तो अगर मैं मिरर के सामने अपना राइट हैंड उठाऊंगा तो मेरी इमेज क्या उठाएगी, लेफ्ट हैंड उठाएगी। समझ रहे हो? तुम कोई भी वर्ड लिख के देखो और उसके सामने उसको रखना, ऐसे ऐसे रखना तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल तो मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा, तो तुम करके दिखाओ, है ना। इमेज है वो, मिरर लेना, और मिरर पे जाके कोई किताब का कोई वर्ड या फिर कुछ रख के देखना, तुमको उल्टा दिखाई देगा, तुमको वो उल्टा दिखाई देगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तुमको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कैट को रखा, तो देख वो क्या पढ़ रहा है, वो उसमें क्या लिखा हुआ है। एम्बुलेंस को उल्टा रख, तो भाई इसमें क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। एम्बुलेंस ये यूज करती है प्रैक्टिकल लाइफ में। कभी भी गाड़ी पे अगर एम्बुलेंस लिखा है तो वो जिस गाड़ी पे स्टिकर चिपका है वो उल्टा चिपका होता है, ताकि तुम सीधा देख सको। कभी देखना ध्यान से, है ना। आई बात समझ में? चलो, अब बेटा ये जो चीज है इमेज में, इस चैप्टर में, है ना, अब इस चैप्टर में अपन हमेशा कुछ ना कुछ नाम लेते जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू इमेज। तो अपन को वो सारी चीजें जाननी है कि वो क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली में। अब देखो, सबसे पहला नाम आता है साइज। इमेज की किसी ने क्या पूछ ली है, साइज पूछ ली है। तो अभी ये तेरे को पता होना चाहिए कि अगर तू किसी मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है ना। अब मिरर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, मिरर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि तेरी इमेज का साइज क्या होगा, है ना। या तो तेरी इमेज एनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कई मिरर्स ऐसे होते हैं कि तू खड़ा है और तेरी इमेज बड़ी हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि तू मिरर के सामने खड़ा है और तेरी इमेज छोटी हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि सेम टू सेम रहे, जैसे कि प्लेन मिरर है, तू खड़ा रहे तो तेरी साइज और तेरी इमेज की साइज सेम टू सेम रहेगी। पर कई स्पेशल टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं, स्पेरिकल में अलग होता है ना, ये लेंस में अलग चीजें होती है। तो इनमें साइज एक ऐसा शब्द है कि भाई कोई पूछेगा कि साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज से ये समझ में आना चाहिए वो तुझसे पूछ रहा है कि जो इमेज बनी, ऑब्जेक्ट तो है इतना का इतना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना। अब तुमने कोई स्पेशल काइंड ऑफ मिरर यूज किया, अब सबसे पहला क्वेश्चन है साइज बता। तो भाई हम कैलकुलेशन करेंगे, आगे जाके सीखेंगे। तो भाई वहां पे मुद्दा क्या उठेगा, सर बड़ा है, छोटा है, या वही है। तो उसको बोलते हैं साइज। साइज समझ में है, साइज किसको बोलते हैं? आगे ना, यानी तुमसे वो जानकारी लेगा कि तुम्हारी इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के जितनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन गई या ऑब्जेक्ट से छोटी बन गई। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ कि ना? किसी प्रकार की दिक्कत? आगे बढ़ जाए, चलो। अब देखो, सेकंड थिंग इज कि भाई एटीट्यूड। हाँ, इमेज का भी एटीट्यूड है भाई। इसमें दो नाम है, अच्छे से ध्यान में रखना। भाई सबसे पहला नाम है अपराइट। अपराइट को कुछ लोग इरेक्ट भी बोलते हैं। जैसे कि ओरिजिनल, ये झाड़ देखो, ये ओरिजिनल है भाई, ये ओरिजिनल है। अब कोई बोलेगा कि सर इसका अपराइट क्या होगा, अपराइट मतलब ये का यही एज इट इज। कोई चीज सीधी है तो लो, इसकी इमेज भी ये बन गई। आगे ना, कोई बोलेगा सर ऑब्जेक्ट तो ये है, इसकी इन्वर्टेड इमेज बताओ। इसकी इन्वर्टेड, चलो ऐसे लेते हैं, ये कलर को इग्नोर करना, ये ऑब्जेक्ट है सर। मैं बोलूंगा कि मैंने ऑब्जेक्ट लिया और मुझे इरेक्ट इमेज मिली। तो इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हुआ कि जैसी शक्ल है, जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा का वैसा ही मिल गया। टोपी ऊपर, ढक्कन नीचे, ढक्कन नीचे। आगे ना, कोई बोलेगा कि सर मेरा ऑब्जेक्ट तो ये है पर मुझे इमेज मिली इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है ये उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। आई बात समझ में? आगे ना, इस केस में, अब ये केस देख, कोई बोलेगा सर ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। अब बोलेगा कि सर अपराइट बना, अब मेरी इमेज बनी अपराइट। तो अपराइट का मतलब क्या है, जैसा ये है, जैसा ये है वैसा ही इमेज बनेगा। हाँ कि ना? कोई बोलेगा सर मेरा ऑब्जेक्ट ये है, मेरा ऑब्जेक्ट ये है, अब मेरे को इमेज मिली इन्वर्टेड, तो इमेज कैसे बनेगी, ऐसी। आई बात समझ में? किसी प्रकार की दिक्कत? ऑल क्लियर, है ना। देखो, देखते जा सकते हो तुम, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना?
नाम ध्यान रखना, अपराइट को इरेक्ट भी बोलते हैं, इरेक्ट। तो ये वर्ड तुमको पता होना चाहिए कि अच्छा इरेक्ट का मतलब, कई लोग कभी यूज करेंगे हम लोग वर्चुअल एंड इरेक्ट, तब ये समझ में आना चाहिए अच्छा वर्चुअल का मतलब ये होता है, वर्चुअल डिस्कस कर चुके हैं। इरेक्ट, अच्छा इरेक्ट का मतलब ये होता है, तो ये सब नाम पता होने चाहिए। ठीक है, लोकेशन हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि भाई जितनी दूरी पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पे तुम लोग को क्या मिलने वाला है, उतनी दूरी पे तुम लोग को क्या मिलने वाला है, उसका लोकेशन मिलने वाला है। कोई खास डिस्कशन का पॉइंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सेकंड, रियल और इमेज हम लोग यूज कर चुके हैं कि रियल किसको बोलते हैं कि जो एक्चुअली में हमें मिले, हाँ कि ना, और वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट ना हो। आगे ना बात समझ में। अब देखो, अब देखो टॉपिक क्या है कि भाई इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी प्लेन मिरर से अब हम लोग इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई स्टेप बाय स्टेप तुम देखते जाना कि कर क्या रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले भाई मैंने लिया एक मिरर। ठीक है ना, मिरर में जो हैचिंग दिखाई ना डैश 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 लाइन, ये दिखाने का मतलब है कि भाई मिरर का जो पिछला हिस्सा है वो पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, मैंने इस मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत ही छोटू सा ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है ना, तो भाई अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, हाँ कि ना। तो इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है, अब ये देख, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट रेज को जाने देगा, ऐसे आगे पहुंच प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, बहुत सारी रेज निकलेगी, है ना। अपन कैलकुलेशन या फिर समझने के हिसाब से एक या दो रेज को समझते हैं। तो भाई मैंने यहाँ से दो रेज निकाली, रेस का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। तो ले भाई रेस आ गई इसके पास, आगे ना। अब रेस का काम क्या है, टकराएगी और टपक जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई, हाँ कि ना। अब देख, अपने ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि हर का इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का अपना एक नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल बना दिया। यहाँ पे कोई काम नहीं है, वैसे भी बस दिखा दिया, सिचुएशन रिवाइज कर रहे हैं अपन। अब देख मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मैं इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, आके ना। तो भाई मेरी आंखें ऐसे लगी है, मैं देख रहा हूँ इस चीज को। अच्छा, अब वो बात याद करो मेरी, मैंने तुम्हें क्या कहा था, अपन इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं कि भाई अपन ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो रेज है, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अब मेरी आंखों पे तो ये रिफ्लेक्टेड रे आई है, टकरा के रेज आई है ना मेरे मेरे आंखों पे तो ये। अब तुम ये सोचो, इन आंखों को क्या फील होगा, इन आंखों को तो यही फील होगा ना कि साला ये जो रे मेरे पास आई है ये कहीं दूर से आई है, ये कहीं दूर से आई है। दूर से आने का मतलब कि भाई ये आगे जाके ये कहीं आगे से आई है, मेरी आंखों को ये फील होगा। मुझे ये इमेज कैसे दिखाई देगी, मुझे इमेज इस तरीके से दिखाई देगी क्योंकि मुझे ये लगेगा कि ये रेज जो है ये आगे जाके कहीं मिल रही है, ये आगे जाके कहीं मिल रही है, और जहां पे मिल रही है वहां से मेरे को ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई मेरे को मालूम चल जाएगा कि भाई ये जो रेज है वो पीछे ऑब्जेक्ट से नहीं आ रही, मेरे को इमेज से दिखाई देगी। सोच के देख इस बात को, है ना। जैसे कि तू मान ले कि देखो ये दिखाई कैसे देता है बेसिकली, कि जैसे ये लट्टू है ये लट्टू है और इस लट्टू के सामने एक प्लेन मिरर है। ठीक है ना, कोई गर्दिश नहीं। तो भाई अब क्या हो रहा है, अब ये जो लट्टू है ये टंगा हुआ है और लट्टू की इमेज सामने दिखाई दे रही है। दिखाई कैसे दे रही है, ये लट्टू क्या करेगा, ये लट्टू अपने अंदर से, ये लट्टू अपने अंदर से क्या करेगा, ऐसे रेज फेंकेगा, रेज फेंकेगा, रेज इंसिडेंट करेगा और टकरा के चली जाएगी, टकरा के चली जाएगी, हाँ कि ना। पर जैसे इन रेज को मैं बैकवर्ड खींचूंगा, अगर मैं प्रोजेक्ट करूं, तो जहां पे मिलेंगे उस पॉइंट पे मुझे इमेज मिलेगी, उस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। आ रही है क्या बात समझ में, हाँ कि ना। भाई प्लेन मिरर से इमेज इस तरीके से ही बनती है, हाँ कि ना। रिफ्लेक्टेड रे आती है, मैं उन रेज को देखता हूँ और देखते समय मुझे क्या लगता है कि ये रेज मिरर के पीछे से आ रही है, ये रेज मिरर के पीछे से आ रही है, तभी मेरे को वो ऑब्जेक्ट का इमेज वहां दिखाई देता है। आई बात समझ में, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो भाई इसको नोट करके लिख सकते हो क्या कि ऑल लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट व्हेन फॉल्स ऑन अ मिरर, जब भी मिरर पे गिरती है, ऑल करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रेज, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है, अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसा लगता है कि अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, ऐसे पॉइंट से आ रही है जो कि मिरर के पीछे है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है इसलिए ये वर्चुअल इमेज है, हमें लग रहा है थोड़ी, मिरर के पीछे थोड़ी खड़ा हूं यार, मैं तो यहाँ खड़ा हूं।
तो मुझे क्या लगेगा ये कौन है, वर्चुअल इमेज है। आ रही है बात समझे, इसको नोट डाउन करो। लिया, आगे बढ़े, चल। अब है भाई इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। इसको छुपा दूं क्या मैं थोड़ा सा अपने आप, चल क्या लिखा है, इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर फॉर एन एक्सटेंडेड बॉडी। अब एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब कि कोई अपन जैसा इंसान है ना, इंसान का मतलब जैसे मान लो मटका है, और मटका किसके सामने रखा हुआ है, एक प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। तो इस मटके, अभी तो पॉइंट इमेज देखा हम लोगों ने कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। अगर ये मटका है और तुम्हारे सामने रख दिया जाए एक प्लेन मिरर, तो इसकी इमेज कैसे बनती है, इसकी इमेज कैसे बनती है, हम लोग क्या करेंगे समझने के लिए इस मटके पे एक आध दो पॉइंट मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक को नाम दे दिया ए, एक सिचुएशन को नाम दे दिया बी, और एक को नाम दे दिया सी। अब ए है, वहां से रेज निकलेगी, पूरे मटके में से रेज निकलेगी। अपन धीरे धीरे समझते हैं कि ए में से कुछ रेज निकल रही है, मान लो रेज निकली, इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये जैसे इनको पीछे तुम ड्रैग करोगे तो एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, हाँ के ना, जिस पॉइंट पे मिलेगी वहां पे ए का तुमको इमेज दिखाई देगा। सिमिलरली बी से इंसिडेंट कराओ, गया, पी को पीछे खींचो, क्या मिलेगा, यहाँ पे तुमको बी पॉइंट का इमेज मिल जाएगा। सी से तुम लोग क्या करो, इंसिडेंट को, रेज को इंसिडेंट करो, है ना, रिफ्लेक्ट होगी, इनको पीछे खींचो तो तुमको दूसरी साइड पे क्या दिखेगा, सी का इमेज दिखेगा। ऐसे करते करते घड़े के हर 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 पोर्शन में स्लाइट इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और सामने पूरा क्या आता जाएगा, तुम्हारे इमेज आता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, हाँ कि ना। इसको अपन सिंपली रे डायग्राम समझेंगे, है ना, अपन रे डायग्राम से इसको लिटरली समझेंगे, क्योंकि अपन को बुक में रे डायग्राम से समझाना है। ये तो मैंने तुमको समझाया, तुमको तो बड़ा मजा आता है, प्लेन में तुम खड़े हो गए, लो ये तुम्हारी इमेज दिख रही है। पर इमेज जनरेट करने के पीछे, इमेज जनरेट करने के पीछे इतना लंबा प्रोसीजर है कि तुम्हारे हर बॉडी पार्ट में से, हर जगह से लाइट रेज निकलती है, लाइट रेज निकलती है, तब जाके सामने प्रोजेक्ट होती है। आई बात समझ में कि नहीं। अब इसका रे डायग्राम समझते हैं। इसका जैसे कि मान लो एक एक्सटेंडेड बॉडी है तुम्हारे पास, है ना, ये कुछ है, और मैं देख रहा हूँ इसको, मैं मस्ती से देख रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं रेस को क्या करूंगा, इंसिडेंट करूंगा, टकराई, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, हो गई। अब मैंने एक और रे को, बहुत सारी रेज निकलेगी, मैं तो एक आध दो ही ले रहा हूँ, मैंने एक और लिया और उसको भी मैंने क्या किया, रिफ्लेक्ट कराया, आके ना मुझे क्या फील होगा कि साला ये मिरर के उस तरफ से आ रही है, ये मिरर के उस तरफ से आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐसे डॉट करते 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 आगे प्रोजेक्ट कर दूंगा। गेटिंग में पॉइंट ना, क्योंकि मेरे को तो ये लगेगा कि भाई हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो मेरे को ये लगेगा कि ये मिरर के उस तरफ से आ रही है, ये मिरर के उस तरफ से आ रही है, तो मैं इन दोनों लाइनों को प्रोजेक्ट कर दूंगा। गेटिंग में पॉइंट, किसी भी प्रकार की दिक्कत। और जैसे ही दोनों रेज उस तरफ प्रोजेक्ट होंगी, है ना, वैसे ही तुम्हें वहां पे क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा इमेज मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, प्रोसेस समझ में आया। ऐसे एक लाइन, तुम ये समझो कि ये मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, कि पहले मैंने एक रे, अच्छा यूं गई, फिर यूं गई, फिर आंख ने देखा, सोचा कि उस तरफ है, फिर एक्सटेंड किया, उधर इमेज बना। आई बात समझ में। तुमको नोट कॉपी में क्या बनाना है, तुमको नोट कॉपी में ये इमेज, ये वाला फोटो बनाना है, दिख गया, दिख गया ना। यानी तुमको हर पॉइंट में से ऐसे रेज निकालनी है और सामने जाके प्रोजेक्ट करवानी है। कोई दिक्कत है ना, बस ये बनाना है तुम लोग को। और इस इमेज को ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में बना ले। अभी अपन दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, यानी मैंने जो सीखा, मैंने जो प्लेन मिरर से एक्सटेंशन सीखा कि भाई एक्सटेंडेड बॉडी के लिए ये क्या क्या काम करता है, कौन कौन से पॉइंट्स है, वो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए। वो पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहले देखो कि द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उड़ी बाबा, देख नाम आ गया इधर, इमेज जो बनी वर्चुअल बनी, मतलब इमेज रियल नहीं है, मिरर के उस तरफ बनी, तो वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसी ही इमेज बन गई। आई बात समझ में। सेकेंड थिंग, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही इमेज का डिस्टेंस है। देख ले, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों के दोनों सेम है, दिखाई दिया। तीसरा पॉइंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और
इमेज का हाइट दोनों सेम है। देख ध्यान से देख, इमेज का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दोनों के दोनों कैसे है, सेम है। और क्या है पॉइंट, द इमेज ऑब्टेन्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन समझा चुका हूं, इमेज जो बनेगी लेफ्ट का राइट दिखाएगा, राइट का लेफ्ट दिखाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ के ना? अपने ने वो जग भी देखा था, सीधा पड़ा था बेचारा, सामने क्या दिख रहा था। आगे ना, आगे बात समझे। चलो एक अगला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर मैं एक से ज्यादा प्लेन मिरर लगाऊं, मान लो 2 प्लेन मिरर मैंने 2 प्लेन मिरर लगाए। अब जैसे जैसे प्लेन मिरर, जैसे जैसे प्लेन मिरर को मैं अलग अलग रखता जाऊंगा, ऑब्जेक्ट मान लो बीच में पड़ा है, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में पड़ा है, तो भाई कितनी मेरे को इमेज दिखाई देगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो 2 सेकंड होल्ड कर, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक फॉर्मूला है, उसको अपन याद रखेंगे, है ना। फॉर्मूला क्या है पहले तो वो देख ले। फॉर्मूला है भाई साहब 360 बाई थीटा माइनस, किसका है फॉर्मूला अब भी मालूम चल जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले को दिमाग में रखना। ठीक है, ये जैसा है एज इट इज कॉपी में छाप लेना, जो भी लिखा है 360 बाई थीटा माइनस 1। अब सर क्या कहना चाहते हैं, ये क्या है, अब भी समझाता हूँ भाई, अब भी 2 सेकंड रुक जा, पहले इसको कॉपी में लिख ले, पहले इसको कॉपी में लिख ले, मैं भी समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब इसको देख, इस डायग्राम को देख, 2 प्लेन मिरर ऐसे रखे हैं, 2 प्लेन मिरर ऐसे रखे हैं, इनके बीच में बेचारा लैपटॉप पड़ा है। लैपटॉप ये ऑब्जेक्ट है, तेरे को कितनी दिख रही है इमेज, कितनी दिख रही है, नंबर ऑफ इमेज। अपने लोग नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट जो कैपिटल एन जो तूने लिखा है नोट कॉपी में, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ इमेज। कि एक ऑब्जेक्ट कितनी इमेज बना सकता है। तो इन दोनों मिरर को ध्यान से देख, ये दोनों मिरर जो है एक सर्टेन एंगल पे है, देख कोई एंगल बना रहे हैं, हाँ के ना। अभी एंगल कम ज्यादा होगा, उसके हिसाब से देखो इमेज बढ़ती कम दिखाई देने लग जाएगी। अभी ऑब्जेक्ट पड़ा है, तेरे को कितनी इमेज दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है सर, 2 इमेज दिखाई दे रही है। अगर ये हमको सर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कैसे करेंगे सर इसको मैथमेटिकली, मैं कहते इसीलिए तो फॉर्मूला लिखवाया था, इसीलिए तो फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था याद आएगा तेरे को, 360 बाई थीटा माइनस 1, है ना। तो भाई इसमें है क्या, थीटा यहाँ पे है 120, ये गिवन है, तो n कैसे निकालेंगे, 360 बाई 120 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 यानी 2। आई बात समझ में, ये 120 था, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये क्या तुम्हारे पास आया 360 बाई थीटा, ये कितना दिया 3, 3 का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने लोग आ गए, और टोटल एक तो ऑब्जेक्ट भी है, तो ऑब्जेक्ट को माइनस कर दिया, इसलिए -1 लिखा है। आगे बात समझ में। अब मैं देख प्लेन मिरर का एंगल में थोड़ा कम कर रहा हूँ, कम करते 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 उधर देख तीसरी इमेज जनरेट हो रही है वहां पे, ध्यान से देख, तीसरी इमेज जनरेट हो रही है वहां पे, दिख रहा है तेरे को, इमेज जनरेट हो रही है वहां पे, ठीक है ना। अब मैंने एंगल कितना रखा है तेरे को साफ दिख रहा है, एंगल मैंने कितना रखा है, मैंने 90 डिग्री रखा है। तो अगर एंगल 90 डिग्री है, इमेज कितनी बनी कुल, इमेज कुल कितनी बनी, ध्यान से देख, कितनी बनी, 3, है ना, दिखा, 3 इमेज तेरे को सामने दिख रही है ना। अब मैंने और एंगल को कम किया, एंगल को मैंने और कम किया, तो देख तेरे को इमेज और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वहां पे। यस 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 लिटरली देख, ध्यान से देख। अब मैंने एंगल कितना रख दिया, देख अब मैंने एंगल और कम कर दिया, 72 डिग्री रखा, तो भाई डिवाइड किया, फॉर्मूले में रखा, तो कुल कितनी आ गई 4। अब मैंने और कम किया, देख इमेज तेरे को और बढ़ती हुई दिखाई देगी, ध्यान से देख, ध्यान से देख खाली, और इमेज आ गई, मल्टीपल इमेजेस। अब एंगल मैंने कितना कर लिया बेटा, अब मैंने एंगल को रख दिया 60 डिग्री, बोल कोई दिक्कत। तो इमेज कितनी है 5, तो सामने दिख रही है तेरे को 5, यानी अब जैसे जैसे तुम और बढ़ाते जाओगे तुमको इमेज और दिखती जाएगी, है ना। अब देखो एक और दिख रही है, चमत्कार ही हो रहा है सर, है ना। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है ना, ये फॉर्मूला यूज करना आ गया, थीटा की वैल्यू दी होगी। स्पेशल केस, अगर 2 प्लेन मिरर पैरेलल लगा दें, पैरेलल, और बीच में ऑब्जेक्ट रखे, तो इनफाइनाइट दिखाई देती है, क्योंकि थीटा कितना है 0, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब इनफाइनाइट। बोल मेरी बात समझ में आई। तो बेटा यहाँ पे कुछ कंक्लूजन है ना, वो तेरे को अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, ये तो कुछ इमेज दिखाई, पार्शियल इमेजिंग, है ना। ये पार्शियल इमेजिंग समझ में आया ना, पार्शियल का मतलब आधा आधा इमेज आ रहा है ना। तो भाई ये क्या है,
पार्शियल इमेजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एंगल डिफाइंड नहीं प्रॉपर्ली, जैसे हमने तो यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल लिए, 72 लिया, 60 डिग्री लिया, है ना, बात आ रही है क्या समझ में, है ना, होल नंबर लेंगे तब अपन को ढंग से समझ में आएगा, पार्शियल इमेजिंग नहीं बनेगी। अगर हम लोग होल नंबर लेते हैं प्रॉपरली, 72 लिया, 60 डिग्री लिया, 90 डिग्री लिया, 120, ये सब क्या होल नंबर्स है। अगर हम लोग इन नंबर्स में अगर एंगल्स लेंगे तब अपन को प्रॉपर नंबर मिलेगा। अगर मैं ले लूं, है ना, 15.5 डिग्री, तो सोच 15.5 फ्रैक्शन वो है पॉइंट में, डेसिमल में आ गया, गेटिंग में पॉइंट। तो भाई तब ऐसे एंगल्स में तेरे को पार्शियल इमेज दिखाई देगा, आधा आधा, थोड़ा ये थोड़ा ये, पूरा प्रॉपर इमेज नहीं दिखाई देगा। देख, तेरे को थोड़ा इमेज दिख रहा है, आरी बात में वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये अपन को छापना है। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन बढ़िया है, ऑड और इवन पे है। अगर n की इंटीग्रल वैल्यू आती है, यहाँ पे n कितना है, 3 है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो दोनों मिलके बनाएंगे पूरा, है ना। क्या बोल दिया भाई, वापस से देख। अगर ये जो n आया, n कितना है बेटा तेरा, 3 आया। अगर तेरा 3 आंसर है, यानी इमेज कितनी है, 3 है, यानी कि एक ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो बेटा एक इमेज सब में से ऐसी होगी जो आधी आधी पूरी बनेगी। जैसे कि तेरे को पीछे दिखाई दे रहा है, यानी एंगल सेट करते वक्त आधी इमेज यहाँ से दिखाई दे रही है, आधी इमेज वहां से दिखाई दे रही है, तो कुल मिला के क्या बन गया, पूरी इमेज बन गई। क्योंकि एन तेरा क्या है, एन तेरा क्या है, ऑड है। इस वजह से अगर यहाँ पे एन तेरा इवन आता, अगर एन तेरा इवन आता तो अलग अलग सेपरेट इमेजेस बनती, है ना। देख जैसे दिखाता हूँ तेरे को, देख इसमें देख, आधी आधी इमेज है क्या, नहीं, एन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो सब पूरी की पूरी इमेजेस तेरे को प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाई देगी। ठीक है, और तीसरा केस क्या है कि अगर दो मिरर को पैरेलल लगा दूं और बीच में रखूं तो कितनी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, है ना। हमको तो कुछ कुछ दिखती है क्योंकि कुछ रेस क्या है, अब्सॉर्ब हो जाती है दूर जाते जाते, पर एक्चुअली में होती कितनी है, इनफाइनाइट होती है। होती कितनी है, इनफाइनाइट होती है। तो फॉर्मूला याद रखना कि नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस अगर निकालनी हो कि भाई एक ऑब्जेक्ट से कितनी इमेज बन सकती है, तो भाई हमें क्या लिखना है, n इक्वल टू 360/θ-1। थीटा तुमको दिया होगा। आगे बात समझ में, किसी भी प्रकार की दिक्कत बोल, पक्का, आगे ना। तो बेटा आज का जो हमने किया ये था रिवीजन सेशन था, मोस्टली यही था। कुछ नया हो तो उसको तुम कॉपी कर सकते हो, आगे ना। और अब नेक्स्ट सेशन से जो हम शुरू करने वाले हैं वो बेसिकली सीधा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंसेज, इन सब पे बात करते जाएंगे जो एक्चुअली में 10th का क्वेश्चन है। तो ये भी, ये क्या है, बेसिक मैंने वो बातें डिस्कस कर ली ताकि मेरे मन को संतुष्टि हो जाए कि हाँ चल तेरे को डेफिनेशन अगर याद नहीं थी तो अब याद आ जानी चाहिए। बोल बात समझ में आई, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो बेटा अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, टिल देन अच्छे से रिवाइज करके रखना, ठीक है, मिलते हैं।